हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर विद दीपक। और अब आज इस वीडियो के माध्यम से हम इतिहास का तीसरा टॉपिक लेके आए हैं, ऐतिहासिक काल। इसके पहले हमने प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ लिया था। ठीक है, जो कि प्रागैतिहासिक काल को चार भागों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, उसको पाषाण काल भी कहते थे। ठीक है, तो जो पाषाण काल को चार भागों में डिवाइड किया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज की गई थी या तांबे का यूज किया गया था, इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल कहा गया। पूरा पाषाण काल में पत्थरों का औजार थे, बड़े बड़े औजारों का यूज किया था, इसे मैक्रोलिथ भी इसे कहते थे। इसमें मुख्यतः आग की खोज हुई थी पूरा पाषाण काल में। दूसरा तुम्हारा है मध्य पाषाण काल। इसमें जो लोग थे वो अंत्येष्टि करते थे। ठीक, अंत्येष्टि मतलब कि अंतिम संस्कार करते थे। और जो आपके नवपाषाण काल के लोग थे वो लोग मतलब कि खेती किसानी भी चालू कर दिए थे, खेती करने लगे थे, पशु पालने लगे थे। और इनका मेन उद्देश्य मतलब कि ये पशुपालन और खेती सब कुछ करने लगे थे और एक कृषि पर ही निर्भर रहते थे। उसके बाद हमारा आया आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, उसमें हमारी बहुत सारी सभ्यताएं थीं। सिंधु की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, सिंधु की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि पहली खुदाई सिंधु सभ्यता में ही हुई थी, हड़प्पा में ही हुई थी, सिंधु सभ्यता में 1921 में। ठीक है, इस प्रकार से हम आद्य ऐतिहासिक काल भी पढ़ चुके थे। अब हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो हमें पढ़ना है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या होता है, जो हमारा तीन भागों में इसको इतिहास को डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक काल में इसमें कोई लिखित और ना तो इसमें कोई लिखित सामग्री मिली थी, यानी कि लिखित कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, और ना ही इसको पढ़ा जाए। जब लिखित मिला ही नहीं तो पढ़ा कैसे जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्या था हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित तो हमें साक्ष्य मिला था, बट उसे पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जो लिपि थी बहुत हार्ड थी, मतलब किसी को पता नहीं जाता क्या लिखा है इसमें। तो इसको ना तो मतलब इसको पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन लिखित मिला है। जो हमारा तीसरा ऐतिहासिक काल है उसमें हमें लिखित भी मिला है और उसको पढ़ा भी गया है, मतलब इसके जो स्रोत हैं, लिखित स्रोत भी उपलब्ध हैं और इसे पढ़ा भी जा सका है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर के अभी तक का समय जो आता है वह हमारा ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है, वैदिक काल से लेकर के अभी तक का समय हमारा ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है, तो चलेंगे नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट सेकंड, अब ऐतिहासिक काल को भी डिवाइड किया गया था। ठीक है, ऐतिहासिक काल को कैसे बांटा गया, पहला था हमारा इसको हमें तीन भागों, मतलब कि ऐतिहासिक काल का जो स्रोत था तो तीन प्रकार से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। एक तो पुरातात्विक स्रोत से हमें मिलती जानकारी, और एक विदेशी यात्री जो आए थे वो कुछ कोई बुक लिख के गए, या मतलब ऐसे किसी भी प्रकार से विदेशी यात्रियों से भी हमें ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। और साहित्य, जो हमारे साहित्य लिखे गए थे बहुत सारे मतलब महापुरुषों के द्वारा, उनके द्वारा भी हमें ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। तो जो पुरातात्विक था, तो मतलब पुरातात्विक तो सोच सबके लिए था। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, तीनों में पुरातात्विक शोध तो सब में मिले हैं। ठीक है, तो ये तो सबके लिए कॉमन था। तो पुरातात्विक शोध में क्या मिला है, एक तो हमें सिक्का मिले हैं और अभिलेख। सिक्का तो आप लोग जानते ही हैं। इसमें मुख्यतः टेराकोटा का सिक्का मिला। टेराकोटा मतलब मिट्टी के सिक्के मिले थे। और अभिलेख का मतलब होता है पत्थरों या दीवारों पर खोद करके लिखना, अभिलेख कहलाता है। ठीक है, जो छोटे पत्थरों पर शिलालेख होते हैं, जो छोटे छोटे पत्थरों में उसमें नाम लिखवा करके लगा दिए जाते हैं, वो सब अभिलेख होते हैं। जब पत्थर पे करवाते हैं उसको शिलालेख कहते हैं। दीवार पे करवाएंगे अगर लिखवाते हैं खुदवा करके तो वो हमारा भित्ति लेख हो जाता है। इस प्रकार से अभिलेख थे। तीसरा हमारा विदेशी स्रोत है, और फिर दूसरा हमारा विदेशी स्रोत, तीसरा हमारा क्या है साहित्य। साहित्य को दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक तो धार्मिक साहित्य थे और एक गैर धार्मिक साहित्य थे। ठीक है, जो हमारा धार्मिक साहित्य था उसको फिर आगे डिवाइड किया गया था दो भागों में। पहला था हमारा ब्राह्मण और दूसरा हमारा गैर ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, इसको कैसे बांटा गया, धार्मिक को दो भागों में बांटा गया, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण में हमारे दो आते हैं, एक जैन धर्म आता है, एक बौद्ध धर्म आता है। और ब्राह्मण में हमारे वेद, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, ये सभी आते हैं। ठीक है, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे सिक्का, यानी कि जो हमारा पुरातात्विक स्रोत में क्या था, हमारा पहला पुरातात्विक स्रोत था, उसमें हमें क्या पढ़ना था, सिक्का था और हमारा
अभिलेख थे। तो पहले सिक्का पढ़ते हैं, कॉइन्स, इसको इंग्लिश से कॉइन्स बोलते हैं, ठीक है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेस्टिकस कहा जाता है, ठीक है। न्यूमेस्टिकस कहा जाता है हमारे सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था, जो टेराकोटा का सिक्का होता है ये मिट्टी का बना था। यह सिंधु सभ्यता में बना था, ठीक है। सिंधु सभ्यता में हमें कौन सा सिक्का मिला था? टेराकोटा का सिक्का मिला था। टेराकोटा का सिक्का मतलब क्या था? मिट्टी के बने होते थे, ठीक है। बहुत अच्छे से याद है, टेराकोटा सिक्का, मिट्टी के सिक्के। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार के सिक्के प्रयोग किए गए। जो मौर्य काल आया हमारा, मौर्य काल, उस समय हमारे पास 2 प्रकार के सिक्के आए, आहत, ठीक है, या पंचमार्क। इन्हीं को ही पंचमार्क या आहत एक उसी को कहा गया, ठीक है। और एक और सिक्का मिला था, ठीक। तो एक सिक्का था पाड़ चांदी, ठीक है। पाड़ सिक्का मिला था, कौन? पाड़ मिला था। पाड़ काहे के सिक्के थे? चांदी के सिक्के थे, ठीक है। क्या के थे? चांदी के सिक्के मिले थे, जिनको पाड़ कहा गया। तो हमें मौर्य काल में 2 प्रकार के सिक्के मिले, आहत या पंचमार्क और पाड़ चांदी। पाड़ या चांदी के बने थे, ठीक है। पाड़ सिक्के काहे के बने हुए थे? चांदी के बने हुए थे। इन सिक्कों पर, आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते, मतलब हम चित्र से ही पहचान पाते थे। आहत सिक्कों को मेरी कोई लिखावट नहीं थी, इसमें केवल चित्र बने हुए होते थे। पाड़ जो थे वो चांदी के सिक्के थे, ठीक है, जो कि मौर्य काल में प्रचलित थे। मौर्य काल में कितने प्रकार के सिक्के थे? 2 प्रकार के, आहत या पंचमार्क, और दूसरा तुम्हारा पाड़, जो कि पाड़ किसके बने होते थे? चांदी के बने हुए होते थे। और जो हमारे आहत सिक्के थे उनमें चित्र बने होते थे, ठीक है, ना कि कोई उसमें कुछ लिखा होता था। सीसा, अब एक सीसा का सिक्का सातवाहन काल ने शीशे का सिक्का चलाया था, ठीक है। सातवाहन काल में शीशे का सिक्का चला था, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा चलाया गया था। पहली बार जो हमारा सोने का सिक्का था, यूनानी शासकों द्वारा पहली बार सोने का सिक्का चलाया गया। अब सोने का सिक्का तो यूनानियों ने चलाया, लेकिन शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा चलाया गया था। शुद्ध सोने का सिक्का यूनानियों द्वारा चालू किया गया, लेकिन शुद्ध सोने का सिक्का आपके कुषाण शासकों द्वारा चलाया गया। अब आता है हमारा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये तो चला दिया गया था, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का किसने चलाया था? ठीक, सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के हमारे गुप्त काल में चले थे। अब जब कोई चीज़ पहले कम चल रही है तो उसकी क्वालिटी अच्छी रही, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कर दिया जाएगा तो हम उसकी भरपाई मतलब पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो हम उसकी क्वालिटी कम कर देते हैं। तो जो सर्वाधिक मात्रा में सिक्का चलने लगे थे ये अशुद्ध सोने के सिक्के, क्योंकि शुद्ध सोने के सिक्के कहाँ इतनी मात्रा में दे पाते, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि गुप्त काल में हमारे सोने के सिक्के तो सर्वाधिक चले बट कम मात्रा में, अशुद्ध सोने के सिक्के थे, ठीक है। इस समय स्कंदगुप्त, किसके समय में अशुद्ध सोने के सिक्के चले? स्कंदगुप्त के सिक्के मतलब काल में। देखो सिक्के कब चले? यूनानियों ने सिक्के चलाए, ठीक है, और कुषाणों ने जो हो तो उसको शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। और उसके बाद हमारे गुप्त काल आया। गुप्त काल में हमारे जो स्कंदगुप्त थे, वहाँ के राजा कौन? स्कंदगुप्त थे। उन्होंने सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का चलाया, लेकिन अशुद्ध सोने का सिक्का चलाए, ठीक, स्कंदगुप्त ने। फिर चांदी का सिक्का, उसके बाद क्या हुआ? अब जब बहुत ज़्यादा अशुद्ध मात्रा में चलाया तब सोना हमारा खत्म होने लगा था, तो फिर क्या किया गया? चांदी का सिक्का चला दिया गया। तो चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलाया है, ठीक है। तो एक बार चांदी का सिक्का और भी चलाया गया था, कौन सा? पाण सिक्का जो था वो भी चांदी का था। फिर दोबारा हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय में दूसरी बार हमारा चांदी का सिक्का चला, किसमें? गुप्त काल में। और गुप्त काल में क्या था? मयूर शैली का सिक्का, ठीक है। गुप्त काल में हमारे मयूर शैली का भी सिक्का चला, ये समुद्रगुप्त के समय में चला था, ठीक है। और कौड़ी का भी सिक्का गुप्त काल में ही चला। तो गुप्त काल में किसके किसके सिक्के चले? गुप्त काल में हमारे एक तो सोने का सिक्का चला, ठीक है, सोने का सिक्का था जो कि अशुद्ध था। फिर हमारा एक चांदी का भी चला, और कौड़ी चली, और मयूर शैली का, ठीक है, मयूर शैली का भी चला। इस प्रकार से जो हमारे गुप्त काल में कई सारे सिक्के चले, तो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे आते हैं चमड़े का सिक्का,
ठीक है। चमड़े का सिक्का हुमायूं ने चलाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखो, क्योंकि जो हुमायूं थे इसने सोचा कि सब लोग तो इतने सारे सिक्के चला रहे हैं, तो मतलब मैं भी ऐसे कुछ सिक्के चलाऊं जिससे मेरा भी हिस्ट्री में नाम हो। तो हुमायूं ने सीधे चमड़े का ही सिक्का चला दिया, ठीक है। और इस शासनकाल में कौन, शिहाबुद्दीन थे, किसने चालू किया था, हुमायूं शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने चमड़े का सिक्का चलाया था, ठीक है। अब हमारे शेर शाह सूरी थे, ये 3 प्रकार के सिक्के चलाए, एक तो रुपया चलाए, एक तो दाम चलाए और एक असरफी चलाए, ठीक है। दाम जानते हो, पूछा जाता है कि कितने दाम आम 1 किलो कितने दाम में दिए, ठीक है। वही रुपया तो है ही है, जानती हो। असरफी, ठीक, असरफी जो थी इस सोने की होती थी, ठीक है। असरफियाँ क्या क्या सोने की हुआ करती थी। इसमें शेर शाह सूरी ने कितने चलाए, 3 चलाए, कौन, रुपया, दाम और सोने की असरफी या असरफी, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से इनको याद रखिएगा। फिर आगे है नेक्स्ट, अब आते हैं हम अभिलेखों में, ठीक है। हमारे सिक्के समाप्त हो गए यहाँ से, अब हम आते हैं अभिलेखों में। अभिलेख क्या है, पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। जब हम पत्थरों को खोद कर लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। शिला का मतलब होता है पत्थर, और उसमें लिखना मतलब शिलालेख। जब पत्थरों पर लिखने को हम शिलालेख कहते हैं, छोटे पत्थरों पर लिखना। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना क्या कहलाता है, स्तंभ लेख। जब कभी स्तंभ में हम कुछ लिखते हैं तो उसको स्तंभ लेख कहेंगे, दीवार में लिखेंगे तो उसको भित्ति लेख कहेंगे। इस प्रकार से मतलब उनके उसी नाम से, उसी प्रकार से नाम मतलब उनको दे दिया जाता रहा है, ठीक है। फिर आगे हमारे अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, ठीक है। अभिलेखों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहते हैं, उसे एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है। और हमारा जो सिक्कों का अध्ययन क्या था, तो न्यूमेस्टिकस कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्टिकस कहलाता है और अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अब हमारे कौन कौन से अभिलेख थे, ठीक है। तो प्रमुख अभिलेख जो थे उसमें विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। मतलब अभिलेख लिखने का प्रारंभ किसने किया था, ईरान के जो शासक थे डेरियस, इन्होंने आरंभ किया था। पहला अभिलेख, ठीक है, बोगजगोई से मिला था। जो पहला अभिलेख मिला वो कहाँ से मिला, बोगजगोई से मिला, जो कि तुर्की या एशिया माइनर, तुर्की को ही एशिया माइनर भी कहा जाता है, ठीक है। तो पहला अभिलेख हमें कहाँ से मिला, बोगजगोई से मिला था, ठीक है। और प्रारंभ किसने किया था, ईरान के शासक डेरियस ने इसका प्रारंभ किया था। फिर हमारा हाथी गुफा अभिलेख जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है, उड़ीसा में है। इसे कलिंग राज खारवेल ने लिखा था। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। युद्ध के समय कलिंग का राजा कौन था, नंदराज था, ठीक है, जो कि गंग वंश का था। फिर ऐहोर अभिलेख है, राजस्थान में है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त की चर्चा की इसने। ऐहोर अभिलेख था जिसमें, तो इसमें क्या था, हर्षवर्धन की विजय की चर्चा की गई थी, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे अभिलेख हैं। जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात में है, ठीक है। प्रयाग अभिलेख जो कि इलाहाबाद में है, प्रयागराज, अब इलाहाबाद का नाम भी प्रयागराज हो गया है, तो इस प्रकार से याद भी रहेगा। भीतरी अभिलेख गाजीपुर में। स्कंदगुप्त ने हुड़ों पर आक्रमण की चर्चा की है इसमें। बिहार अभिलेख है फिर हमारा, स्कंदगुप्त ने, हाँ अभी ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो बिहार अभिलेख है बिहार शरीफ ने किया था। इसमें स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की है। जो अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, उसमें एक प्रकार का यज्ञ करवाते थे, घोड़े की पूजा की जाती थी और उसको छोड़ दिया जाता था। उसको छोड़ देते थे, वो जहाँ जहाँ घोड़ा जाता था, तो जो मतलब अश्वमेध यज्ञ करवाता था, तो जहाँ जहाँ घोड़ा जाता था वह राज्य उस राजा का हो जाता था। अगर कोई उस घोड़े को रोकता था, अगर कोई उस घोड़े को रोकता है तो उसको उससे उन मतलब जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है उनसे युद्ध करना पड़ता था। अगर युद्ध में अगर वो हार गया तो वो राज्य मतलब पूरा उसी का हो जाता था फिर। तो इस प्रकार से इसमें अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई, किसमें, बिहार अभिलेख में, ठीक है। फिर है हमारा देवपाड़ा अभिलेख, बांग्लादेश में है। इस सेन वंश के शासक विजय सेन का है। ग्वालियर अभिलेख है, ग्वालियर कहाँ, हमारा मध्य प्रदेश में है। ये प्रतिहार शासक भोज का है, ठीक है, भोज के बारे में इसमें है। फिर मंदसौर अभिलेख, मंदसौर आपका एमपी में है, मालवा शासक यशोवर्मन का है, ठीक है। अब आते हैं हम स्तंभ लेख, ठीक। स्तंभ लेख में हमारा पहला है मेहरौली स्तंभ लेख जो कि दिल्ली में है, ठीक है। मेहरौली स्तंभ लेख होता है क्या, जब स्तंभ में हम कुछ चीज़ लिख देते हैं वो स्तंभ लेख कहलाता है। तो हमारा मेहरौली स्तंभ लेख जो है दिल्ली में है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा है, ठीक,
का है, इस पर आज तक जंग नहीं लगा। जो महरौली स्तंभ लेख है इसमें आज तक जंग नहीं लगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। अर्थात इससे ये पता चलता है कि इस समय के लोगों के पास रासायनिक गुण के लिए, मतलब रासायनिक गुण यानी कि रसायन के से परिचित थे। रसायन जो केमिकल्स होते हैं, मतलब ये लोग केमिकल से परिचित थे। कौन? दिल्ली के जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के वो थे, क्योंकि उस समय जो होते महरौली स्तंभ लेख में अभी तक जंग नहीं लगा है। इसका मतलब यही है कि उस समय की रासायनिक गुण जो थी अच्छी थी, ठीक है। फिर हमारा मथुरा अभिलेख आता है, यूपी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, इसमें संस्कृतता की चर्चा है। एरंड अभिलेख एमपी में हो गया, बौद्ध अभिलेख एमपी में हो गई, इसमें वासुदेव का है। फिर हेलियोडोरस या गरुड़ ध्वज स्तंभ अभिलेख, ठीक है, एमपी में है ये भी। विदेशी अब आता है हमारा ये अभिलेख हो गया, ठीक है। तो हमारा जो पहला वो था ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में डिवाइड किए थे। पुरातात्विक, मतलब ऐतिहासिक काल का स्रोत हमें कहाँ कहाँ से मिला? पुरातात्विक से। पुरातात्विक सिक्का और अभिलेख, तो सिक्के और अभिलेख हमारे समाप्त हो गए। दूसरा हमारा था विदेशी यात्रा, और तीसरा था हमारा साहित्य। तो हम दूसरा पढ़ेंगे विदेशी यात्रा द्वारा भारत का, मतलब कैसे हमें भारत के बारे में पता चलता है। तो इसमें जो विदेशी यात्री थे क्या है, इसमें हेरोडोटस हिस्टोरिका नामक बुक लिखी थी हेरोडोटस ने, ठीक है, जिससे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर अब आता है, अरे कहाँ हो गया, एक सेकंड। तो जो इंडिका नामक बुक की खोज किसने लिखी? मेगास्थनीज ने, ठीक है। मेगास्थनीज ने इंडिका की खोज की, या मतलब सॉरी, इंडिका नामक बुक लिखी, ठीक है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक बुक लिखी। पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक बुक थी जिसके लेखक के बारे में पता नहीं था, मतलब उसने बुक लिख दी थी लेकिन अपना नाम नहीं लिखा था। वैसे महान भाव थे, बुक लिख दिए, नाम लिखे ही नहीं, तो पता ही नहीं चला कि मतलब किसकी बुक है, इसलिए इसको पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी को अज्ञात लिखा होता है उसमें, ठीक है। अज्ञात यानी अननोन थे, ठीक है। ज्योग्राफिका किसने लिखी? ज्योग्राफिका को टालमिन नामक व्यक्ति ने लिखा था, ठीक है। और नेचुरल हिस्टोरिका है, ठीक है। नेचुरल हिस्टोरिका किसने लिखी? प्लिनी ने लिखी थी। अल-ब्रूनी जो थे, इन्होंने किताबुल हिंद लिखा था। अल-ब्रूनी ने किताबुल हिंद, या इसी को तहकीक ए हिंद भी कहते हैं, ठीक है। अल-ब्रूनी ने किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद लिखी थी। फिर मार्को पोलो आए। मार्को पोलो कौन थे? चीनी के यात्री थे, ठीक है, चीन के यात्री थे। मार्को पोलो चीन के यात्री थे। फाहियान थे। फाहियान ने फोक्यू की, ठीक है, यहाँ की है फोक्यू की, ठीक है, फोक्यू क्यू लिखा था। इन्होंने क्या लिखी? फोक्यू की नामक बुक लिखी थी। किसने? फाहियान ने। ह्वेनसांग ने लिखी सी क्यू की, ह्वेनसांग ने सी क्यू की, और फाहियान ने फोक्यू की लिखी थी, ठीक है। तो आप याद रखें, फाहियान से फोक्यू की और ह्वेनसांग सी क्यू की, ठीक है। फिर हमारा फाहियान देखो क्या है, 399 ईस्वी में फोक्यू की नामक बुक लिखी थी, इसने पुस्तक लिखी थी। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यह उस समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा की है। इसमें फोक्यू में उस किस समय के? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा की है। किसमें? फोक्यू की में, ठीक है। फिर हमारा है सुंगचुन। सुंगचुन क्या है? चीन या बंगाल के बोस में लिखा हुआ है। जो सुंगचुन है ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ह्वेनसांग में, ह्वेनसांग क्या है? सी क्यू की, इसने कौन सी बुक लिखी? सी क्यू की। यह हर वर्ष हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ह्वेनसांग जो थे वो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। इन्होंने सी क्यू की नाम की बुक लिखी थी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए, मतलब पढ़ने के लिए आए थे, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े और वहाँ पढ़े भी और पढ़ाए भी। इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ह्वेनसांग जो हैं, इन्होंने ये नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए आए थे, ठीक है। इन्होंने सी क्यू की नाम बुक लिखी थी और पढ़ाए भी वहाँ, और इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। फिर हमारे इत्सिंग है। इत्सिंग ये भी एक चीनी यात्री थे। इन्होंने क्या किया? जो हमारी त्रिपिटक, बौद्ध धर्म की एक त्रिपिटक थी, 3 पिटक थे उसमें, ठीक है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, इस तरह से थी 3 पिटक थी। तो उनकी 400 कॉपियाँ अपने साथ चीन लेकर गया था, ठीक है। इब्न बतूता ये मोरक्को का था, मोरक्को का रहने वाला था, और इसने
रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी? रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। कौन? इब्न बतूता मोरक्को से 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और कौन सी बुक लिखी? रेहला नामक पुस्तक इसने लिखी थी। फिर हमारा अब्दुल रज्जाक आते हैं। ये फारस का रहने वाला था। ठीक है, ये विजयनगर काल में आया था। इसकी पुस्तक का नाम था मतला ए साहिन। ठीक है, अब्दुल रज्जाक की पुस्तक का नाम मतला ए साहिन। ठीक, ये थे हमारे विदेशी यात्रियों के जो स्रोत थे। ठीक है, फिर आता है हमारे यहाँ से साहित्यिक स्रोत। ठीक है, यहाँ से हमारा कौन सा आएगा? साहित्यिक स्रोत, यानी जो हमारा तीसरा वो था स्रोत थे हमारे। ऐतिहासिक काल के 3 स्रोत थे: पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रिक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक और विदेशी यात्रिक स्रोत हो गया है, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। ठीक है, और इसी प्रकार से रोज़ वीडियो आते रहेंगे जो कि सीरियल बाय सीरियल रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन रोज़ मिलती रहेगी। धन्यवाद।